नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 24 अगस्त 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अच्छा, जो लोग इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। जो वीडियो हमने क्लासेस वगैरह आपको दिया है, उसे जरूर देखिए। जो आपका छूट चुका है, समय निकाल के उसे भी देखिए। आपकी तैयारी औरों से बेहतर होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जो विकल्प आपको दिए गए हैं, इन विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। जो पूछा गया है, इनमें जो राइट आंसर होगा, ये होगा विकल्प नंबर डी। यानी कि जो तीन विकल्प ऊपर आपको दिख रहा है, ये तीनों जो हमने लिखा है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, ये तीनों जो मिलान है यहाँ पर सही है। ठीक है, इसको लेकर विस्तृत तौर पर हमने चीजें आपको बतलाया था। देखिए, ये सारी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। विस्तृत तौर पर ये तमाम जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया है। चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि जो हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, जो खास करके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये मंथली करंट अफेयर्स है, जो हर मंथ ये रिलीज होती है। ये आप लोगों को मिलता है एप्लीकेशन के माध्यम से। आप इस वाले कोर्स को बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं और एक नाम मात्र की फी के साथ तमाम मटेरियल का आप वहां पर भरपूर लाभ उठा पाएंगे। जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे, तब से जितने दिनों का आपका प्लान होगा, उतने दिनों तक आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि आपको जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी 2023 से अब तक का डेली, मंथली, ईयरली जो नोट्स, जो पीडीएफ फाइल है, जो वीडियोज हैं, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यानी कि जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे और उसी दिन से आपका मेंबरशिप यहाँ पर स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पे। तो ये बहुत कम फी पर आप सभी के लिए उपलब्ध है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सबों के बीच है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित डैश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी। इस पोर्टल का नाम क्या है, जो एक्चुअली अभी घोषणा हुई है? इसके आधार पर देखें तो राइट आंसर होगा समर्थ पोर्टल। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया बिहार सरकार के द्वारा। साथ ही समर्थ पोर्टल लागू होने के बाद अब बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के नामांकन से लेकर परीक्षा के आयोजन आदि संबंधी जो भी तमाम जो इनसे संबंधित कार्य होते हैं, जो खास करके विश्वविद्यालय कॉलेज में होते हैं, वो सभी इसके माध्यम से जो होंगे, वो कार्य थोड़ा आसान हो जाएगा पहले की तुलना में। साथ ही इससे फायदा ये होगा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों पर निगरानी भी रखी जा सकेगी। तो फिलहाल इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इनमें बजट भी है जो खास करके विद्यालय को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें इसी में निहित होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, समर्थ पोर्टल चूंकि अभी खबरों में है, तो अभी आपको हमने कई बार बतलाया है, जो क्लासेस इस सीरीज में आप देख रहे हैं, आपको हमने ये चीजें दोहराया है कि बीपीएससी रिसेंटली जितने भी एग्जाम कंडक्ट की है, जो चीजें खबरों में है, उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको एक दिखलाएंगे आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर रिलेट करते हुए कुछ पुराने तथ्य पूछे गए थे। अच्छा, यहाँ पर भी स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि समर्थ पोर्टल की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि इस वजह से ये अभी खबरों में है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए, समर्थ की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखिए। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही तो वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, 2019 में जब ये शुरू हुआ था, रमेश पोखरियाल निशंक उस समय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। वर्तमान में बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, ये सुनील कुमार है, और वर्तमान में शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, ये एस सिद्धार्थ हैं।
ठीक है, जो पहले इससे पहले इस पद पर कौन थे, तो के पाठक थे। इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिसेंटली आपको बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिला होगा मिशन दक्ष से संबंधित। दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, मिशन दक्ष की, और यहाँ से आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मिशन दक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो लोग इसके बारे में पढ़े होंगे तो एक जो प्रश्न है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। ठीक है, तो हम आपको कई बार बोलते हैं कि ये सीरीज से आपको यही फायदा होता है कि चीजें जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो हमारा ये प्रयास रहता है कि तमाम जो घटनाएं हुई है, जो करेंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी को हम एकदम 100% कवर करने का प्रयास करते हैं। और जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, जिस प्रकार का अब बीपीएससी का बदलता हुआ स्वरूप है, जो मिलते जुलते फैक्ट या फिर युग हैं उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज का बखूबी हम यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये सीरीज आई थिंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया की स्मिता, देखिए एक तो पहले यही आपको ध्यान रखना है, स्मिता आखिर क्या है। ऐसे तो हमने कई बार इसको लेकर आपको जानकारी दिया। इसका पूरा जो रूप होता है, जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये इसका पूरा रूप है। ठीक है, तो हाल ही में खेलो इंडिया के स्मिता योगासन लीग, जो कि पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, इसका आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है। देखिए बिहार में जो इसका आयोजन है अभी हाल ही में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है, जो कि ये अभी मीडिया में खबरों में है। ध्यान रखिएगा ये आयोजन कब हुआ, कहां पर हुआ, और भी कई सारे पॉइंट यहां से निकल कर आएंगे। फिलहाल जो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खेलो इंडिया स्मिता योगासन लीग का जो आयोजन है ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में 22 से लेकर 24 अगस्त 2024 तक ये आयोजित किया गया है। 22, 23 और 24 को ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। देखिए अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि बिहार योगासन खेल परिसंघ द्वारा पहली बार इस लीग की मेजबानी किया गया, या फिर यूं कहें कि बिहार में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों से तकरीबन 500 महिला खिलाड़ी इसमें भाग लेती। और ये 12 राज्यों की जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, इनमें तो अपना बिहार है ही, पड़ोसी राज्य में देखें तो झारखंड है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 12 राज्यों से 500 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। ये जो स्मिता कार्यक्रम है या फिर जो स्मिता जो पहल है, इसमें महिला खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इसका पूरा रूप हमने लिखा है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं से ही संबंधित है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं, आपको जानकारी दे दूं, चूंकि बिहार से संबंधित खेल की बात हो रही है तो राज्य का खेल है कबड्डी। ऐसे तो बिहार के अतिरिक्त भारत में कई और भी मतलब राज्य हैं जहां का राज्य का खेल कबड्डी है, लेकिन एक्चुअली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का राज्य का खेल कबड्डी है। ऐसे अगर हम पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। ठीक है, कबड्डी आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में जरूर खेला होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है रविंद्रन शंकरन। ये चीजें हम आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि बिहार में खेल को लेकर जिस प्रकार से चीजें अब निकल कर सामने हो रही है, सरकार भी इसको लेकर काफी सजग हो चुकी है। तो कई बार यहाँ से ये संभावना बनती है कि एग्जाम में प्रश्न अराइज हो। साथ ही साथ ये भी जरूर ध्यान आपको रखना है, हालांकि कई बार इसमें बदलाव होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से देखें, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हुआ है। बिहार के मौजूदा खेल मंत्री ये रविंद्रन शंकरन नहीं होगा, सुरेंद्र मेहता है। आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कौन है, तो सुरेंद्र मेहता है वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री। देखिए अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटेन अवस्थित ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड कौन सा है। देखिए ये बातें बहुत ज्यादा अभी फिलहाल खबरों में है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये भारतीय कंपनी जो अमूल है, जो गुजरात के आनंद में स्थित है, यहाँ की ये मूल कंपनी है अमूल। और आपको ध्यान रखना वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट में अमूल को पहला स्थान मिला है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन अवस्थित ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की हालिया रिपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारतीय कंपनी अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि इसे प्रथम स्थान दिया गया है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अमूल का जो स्कोर रहा वो 100 में से 91.0 रहा, यानी कि 91 पॉइंट अर्जित किया 100 में से। और अमूल कंपनी को AAA यानी कि ट्रिपल ए प्लस की रेटिंग दी गई और इसके साथ ही ये शीर्ष स्थान हासिल किया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है, जो रिपोर्ट अभी वैश्विक रिपोर्ट जारी हुई है, इस वैश्विक रिपोर्ट में टॉप 50 ग्लोबल ब्रांड्स में देखें तो अमूल एकमात्र भारतीय ब्रांड या फिर एकमात्र भारतीय कंपनी के रूप में इसमें शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और, अमूल को न केवल दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड घोषित किया गया, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लगातार चौथा साल है जब दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये लगातार चौथा साल है जब ये दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बना है। इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। देखिए एक्चुअली अभी हम आपको ये सारी बातें बतला रहे थे कि जो अमूल कंपनी है ये आनंद एक स्थान है गुजरात में, यहीं पर अवस्थित है। तो आनंद गुजरात अवस्थित भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता कंपनी अमूल को T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बनाया गया था। रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था अमेरिका और यहाँ पर वेस्ट इंडीज में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीकी टीम का ये स्पॉन्सर बनाया गया था। आप लोगों ने जर्सी में जरूर देखा होगा T20 वर्ल्ड कप जो रिसेंटली आयोजित हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर हमने जानकारी दिया है कि पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये 1 से लेकर 29 जून 2024 तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत दूसरी बार विजेता बना दक्षिण अफ्रीका को हराकर। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम थी वो पहली बार फाइनल में पहुंचे थे, जिसे कि भारत ने शिकस्त दिया और दूसरी बार ये T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। अच्छा, एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2007 में अगर आपसे पूछे कब पहली बार जीता था T20 विश्व कप का खिताब अपना भारत, तो 2007 में। और किसे हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर। और आपको ये पूछा जाएगा 2007 में विश्व कप की मेजबानी किसने किया था, तो दक्षिण अफ्रीका ने किया था। ये इसका पहला संस्करण था। लेकिन अभी जो 2024 में 1 से लेकर 29 जून तक आयोजित हुआ है, ये इसका 9वां संस्करण है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो रही बात मेंस कैटेगरी वाला T20 वर्ल्ड कप को लेकर। आपको हमने कल वाले वीडियो में बतलाया था महिला T20 विश्व कप का जो 9वां संस्करण है वो 3 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल कहते हैं सॉरी, बांग्लादेश में होना था। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता है, तो इसे ही देखते हुए इसे अब शिफ्ट किया गया संयुक्त अरब अमीरात। ये चीजें कल हमने आपको इसी सीरीज में बतलाया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं T20 विश्व कप की, जो कि 2 बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आइए डिटेल में कुछ और पॉइंट को देखते हैं। देखिए, भारत 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है, लेकिन भारत के अतिरिक्त वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने भी इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है, कुल 9 संस्करण में से। हालांकि इसमें अन्य नामों में पाकिस्तान एक बार, श्रीलंका एक बार और ऑस्ट्रेलिया एक बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, T20 विश्व कप 2024 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, जमैका के उसेन बोल्ट, भारत के युवराज सिंह और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को क्रमशः पहले ये बनाए गए, फिर ये दूसरे नंबर पे उसेन बोल्ट, तीसरे पे युवराज सिंह और चौथे पे शाहिद अफरीदी। ठीक है, ये सभी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये चीज़ों को यहाँ पर ध्यान आप लोगों को रखना है। देखिए, यहाँ पर एक बात और भी हम आपको बतलाएंगे। ये तो अब तक हम बात कर रहे थे T20 विश्व कप की, लेकिन वनडे यानी कि एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो भारत ने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। एक तो 1983 में पहली बार कपिल देव की अगुवाई में, फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि आरबीआई के मौजूदा गवर्नर कौन है, जिन्हें लगातार दूसरी बार ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 की रिपोर्ट में A+ रेटिंग दी गई है। देखिए, वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है यह है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। ये लगातार दूसरी बार इन्हें A+ रेटिंग दी गई है इस रिपोर्ट में। आइए सभी तथ्यों को यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, हालिया जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 के अनुसार लगातार दूसरी बार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है। हालांकि शीर्ष स्थानों में डेनमार्क के क्रिश्चियन केटेल थॉमसन, स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी A+ रेटिंग दिया गया। यानी कि ये 2 नाम को जरूर आपको ध्यान रखना है। A+ रेटिंग कुल मिला के 3 महान हस्ती को दिया गया। ये तीनों नाम यहाँ से ध्यान रखना है, और खास करके ये शक्तिकांत दास वाला। अच्छा, शक्तिकांत दास यह सम्मान पाने वाले आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं। हालांकि 2 बार यह सम्मान पाने वाले आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। अच्छा, इससे पहले 2015 में, यानी कि पहले गवर्नर कौन थे जो ये सम्मान मिला था उन्हें, 2015 में रघुराम राजन को।
ये बातें जरूर यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है शक्तिकांत दास की, तो आइए इनसे जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 में उर्जित पटेल से आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। यानी कि उर्जित पटेल की बात करें तो आरबीआई के ये 24वें गवर्नर थे। 25वें कौन बने? तो 25वें बने शक्तिकांत दास। अच्छा, 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता में शक्तिकांत दास शेरपा के रूप में कार्य किए थे। शेरपा या फिर दूत भी बोल सकते हैं। तो 2023 में जो G20 की कमान थी वो भारत के पास थी। देखिए, 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की बाली शहर में हुआ था। वहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी, यानी कि G20 की अध्यक्षता की। तो भारत में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये नई दिल्ली में, ये भारत मंडपम में आयोजित हुआ। ये जो आपको दिख रहा है, इसी में ये आयोजित हुआ था। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान एक बात ये भी रखना है कि अब भारत से जो G20 की कमान है वो ब्राजील को सौंपी गई है, अथवा वर्तमान में G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। अच्छा, जितने दिन भारत के पास G20 की अध्यक्षता रही, शेरपा के रूप में कार्य कौन किए? तो शक्तिकांत दास। अच्छा, जो यहाँ पर हम बतला रहे हैं आपको इस भवन के बारे में, जो एक्चुअली भारत मंडपम कहा जाता है, इसके बाहर जो ये नटराज की जो प्रतिमा लगी हुई है, ये पूरे विश्व में स्थापित नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न अराइज हो। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आरबीआई से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है, आप सभी को एक एक करके पढ़ लीजिए। ये तमाम चीजें ऑलरेडी कई बार हमने बतलाया है, यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक नया अपडेट आया है रेपो रेट को लेकर। देखिए, रेपो रेट अगर आप नहीं समझ रहे हैं और साथ साथ रिवर्स रेपो रेट, तो दोनों को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें नया अपडेट यह है कि 8 अगस्त 2024 को लगातार 9वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये 9वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पे कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे गए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इतना ही, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। कारण निम्नलिखित में से क्या है जो इस तिथि को, यानी कि 2024 में 23 अगस्त को ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? दरअसल इसके पीछे जो कारण पूछा गया, कारण यही है कि इसी तिथि को 2023 में, यानी कि पिछले साल 23 अगस्त को ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। यही एक कारण है जिसको लेकर ये एक साल बाद, यानी कि 2024 में 23 तारीख को ये सेलिब्रेट किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में की गई प्रगति को मान्यता देता है। तो इसी की दृष्टिकोण, यानी कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह का मतलब पहल किया गया है। अच्छा, इसकी घोषणा उसी दिन हो चुकी थी जब ये लैंडिंग किया था। आइए यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। दरअसल 23 अगस्त 2023 को उसी दिन इसकी घोषणा हुई थी जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, जिसे शिव शक्ति पॉइंट भी नाम दिया था। ये लैंडिंग के बाद जो भाषण आया था, जो स्पीच दिए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस स्थल को शिव शक्ति पॉइंट कहकर संबोधित किया था। ये भी जरूर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का जो आयोजन हुआ, एक्चुअली इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। अभी जो हम आपको भारत मंडपम दिखला रहे थे, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और पहले अंतरिक्ष दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये 2024 के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का ये निर्धारित थीम है। देखिए, चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बतलाने वाले हैं, ध्यान से सभी को देखना है। देखिए, चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग डेट है, जिस तिथि को लॉन्च हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 को। ये 14 जुलाई 2023 वही तिथि है जिस तिथि को पटना में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के महोत्सव को लेकर रिसेंटली आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, थावे महोत्सव को लेकर। जब बिहार के महोत्सव को एक ही जगह हम बतला रहे थे,
उसी स्लाइड में से थावे महोत्सव आपसे पूछा गया है। तो कोई भी पूछा जा सकता है, ये गारंटी नहीं है कि यही पूछा जाए, कोई भी पूछा जा सकता है, बस जानकारी पर्पस से सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि इसी तिथि को यानी कि 14 जुलाई 2023 को ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। अगर हम लैंडिंग की बात करें तो सफल लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को। और जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, हालांकि वर्तमान में भी जो इसरो के चीफ हैं, जो इसरो प्रमुख है, ये है एस सोमनाथ। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें चंद्रयान 3 की तो पी वीरा मोथुबेल है। अच्छा, रिसेंटली चंद्रयान 3 टीम को अमेरिका में सम्मानित किया गया है, ये भी बात जरूर ध्यान रखिएगा। अभी एक दो प्रश्न और आप लोग देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी हमने इसको लेकर जानकारी दिया है। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिए, अभी एक दो प्रश्न और आएगा इससे संबंधित। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको मैं बतला दूं, चंद्रयान 3 को लेकर बहुत सारी बातें हमने आपको बतलाया, बहुत सारी बातें आपको याद होगा। लेकिन ओवरऑल इससे पुराना जो चंद्रयान मिशन है, जैसे चंद्रयान 1, 2, ये सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ साथ 3 को भी। देखिए, चंद्रयान 1 की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था पीएसएलवी एक्सल C2 के जरिए। ये रॉकेट का नाम है, इसके जरिए ये लॉन्च हुआ था। और उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो जी माधवन नायर थे। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया जीएसएलवी M3 के जरिए। लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन। चंद्रयान 3 को लेकर तो अभी हम आपको बतला चुके हैं, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए। और इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन विभिन्न देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, हमने देखा कई बार यहाँ से प्रश्न एराइज होते हैं। तो विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ये किस देश से संबंधित है, और साथ ही साथ ये नाम क्या है, कब स्थापित हुआ, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा चीनी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो है CNSA। पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपार्को। ये चीजें जरूर याद रखना है। अच्छा, आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। देखिए, आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर आपसे रिसेंटली बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो वो चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। रिसेंटली एक बात ये भी यहाँ पर ऐड हुआ इसमें कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बना है कौन? तो स्वीडन। और स्लोवेनिया बना है 39वां देश। हालांकि भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, 21 जून 2023 को वॉशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश है। तो आर्टेमिस कार्यक्रम रिसेंटली इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसको लेकर आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है, इसका लक्ष्य क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लक्ष्य यहाँ पर है कि चंद्रमा का नए और बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए। चलिए, यहाँ पर आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, जो कि इसका पहला संस्करण है, इसके तहत 4 श्रेणियों में, जो 4 श्रेणी है इनमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम को प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में, यानी कि इस चारों कैटेगरी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कार प्रदान किया। कुल मिला के जो पुरस्कारों की संख्या को हम काउंट करें तो 33 पुरस्कार इन चारों कैटेगरी में प्रदान किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार जो कि इसमें सबसे बड़ा है, यह प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया 2024 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। विज्ञान श्री पुरस्कार की हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 13 वैज्ञानिकों को दिया गया। जबकि विज्ञान युवा पुरस्कार की बात करें तो हिंद महासागर के गर्म होने, उसके परिणाम के अध्ययन से लेकर स्वदेशी 5G बेस स्टेशन और संचार के विकास, साथ ही साथ क्वांटम यांत्रिकी के सटीक परीक्षण आदि के लिए यह पुरस्कार 18 वैज्ञानिकों को दिया गया। जबकि ये विज्ञान टीम पुरस्कार की हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधान योगदान देने के लिए 3 या अधिक वैज्ञानिक की टीम को दिया जाता है। और इस बार यह दिया गया चंद्रयान 3 टीम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट यानी वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। अगर आप लोग बोले कि सर इसका नाम भी बतलाइए, कौन कौन वैज्ञानिक को इसमें शामिल किया गया, तो वो भी हम आपको अवश्य बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पहला नाम है विज्ञान रत्न पुरस्कार में गोविंद राजन पद्मनाभन, ये इन सभी में इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पर सातवां प्रश्न है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। बताएं कि वे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। एम करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जो आप यहाँ पर इन दोनों को तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, स्मारक सिक्का आखिर होता क्या है? देखिए आसान शब्दों में से समझिएगा, आई होप आप लोग जानते भी होंगे। स्मारक सिक्का जो होता है एक विशेष रूपांकन वाले सिक्के होते हैं, मतलब अलग तरीके से विशेष मौके पर इसे जारी किया जाता है और इन्हें भारत सरकार द्वारा किसी एक अवसर पर जारी किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सम्मान के दृष्टिकोण से भी होता है, तो ये चीजें यहाँ पर समझना, ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया गया है या फिर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए इसका तो राइट आंसर होगा 2030 तक जो ये लक्ष्य है। देखिए आपको मैं एक बात यहाँ पर ये बतलाना चाहूंगा कि भारत सरकार जो भी लक्ष्य निर्धारित करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली कई बार देखने को मिला है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अराइज हुए हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा एक उदाहरण ये भी आप ले सकते हैं कि जो शुद्ध शून्य यानी कि नेट कार्बन उत्सर्जन का जो नेट जीरो का लक्ष्य है बिहार को लेकर, ये भी पूछा गया रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक खुरपका मुंहपका रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि भारत सरकार ने 2030 तक खुरपका मुंहपका रोग को समाप्त करने का जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया। दरअसल ये जो बीमारी होता है, जो पशु होते हैं खास करके, वो जो पैर होता है, जो खूर होता है वहां पर होता है, मुंह में होता है, तो इसी से संबंधित है, खास करके पशुओं में होने वाला एक रोग है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सरकार का यह पहल मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की व्यापक योजना का एक हिस्सा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण और रोग प्रबंधन रणनीतियां तैयार की जाएगी। ये सारी बातें अभी निकलकर सामने आई है और इसी के तहत यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तमाम बातें इसी में निहित है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कब तक का लक्ष्य है, तो 2030 तक का यह लक्ष्य है। अच्छा, वर्तमान में बात करें तो पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, साथ पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह है, जो कि बिहार से संबंधित है। आपको हमने बतलाया था रिसेंटली तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमने बताया कि नया मंत्रिमंडल में बिहार से 8 लोगों को जगह दिया गया है और इन 8 में देखें तो 4 तो कैबिनेट मंत्री हैं और इसके अतिरिक्त 4 को राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। इन सभी के हम नामों की बात करें, पहले हम बात करते हैं राज्य मंत्री की। तो इनमें आपको 4 नाम जो याद रखना है, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे। इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चिराग पासवान जिन्हें की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया, इसके अतिरिक्त जीतन राम मांझी को, गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 8 लोगों को मतलब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 2024 की हम बात करें जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, इससे पहले 2019 की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। 2019 में जब नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था, इसमें 6 लोगों को बिहार से जगह दिया गया था और वहीं पर उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल था, मतलब दूसरा नहीं बल्कि इससे पहले वाला 2014 वाला, यहाँ पर ये ध्यान रखिए 2014 वाले कार्यकाल में जो इसमें 7 मंत्री को जगह दिया गया था। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी में आप यहाँ पर 2024 भी ऐड कर लीजिए। 2024 में कितना, तो 8। ये चीजें यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जो हमने लिखा है आपको क्लियर हो सकता ना दिखे, लेकिन पीडीएफ इसका डाउनलोड कीजिएगा, तमाम चीजें उसमें आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नवा प्रश्न है कि हाल ही में 20 अगस्त 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्नातक छात्रों के लिए यानी कि ग्रेजुएट छात्रों के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी क्विज का नाम क्या है? इस क्विज का नाम है आरबीआई 90 क्विज। यहाँ पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आरबीआई 90 क्विज भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय व्यापी क्विज है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यह क्विज प्रतियोगिता आरबीआई के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला एक समारोह का हिस्सा है। दरअसल यहाँ पर आपको ये बता दूं कि 20 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत जो मौजूदा व 25वें गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास,
इनके द्वारा किया गया। और ग्रेजुएट लेवल के छात्र छात्राओं के लिए शुरू हुए इस राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता में मतलब आरबीआई पहले, दूसरे व तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को क्रमशः 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देगी। ठीक है, तो 3 पुरस्कार इसमें मिलेगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और 25 वर्ष से जो कम आयु के प्रतिभागी होंगे वो इसमें भाग ले पाएंगे। और 20 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हुआ है, जो कि 17 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आप लोग कर सकते हैं। अपने भाई बंधु जो खास करके 25 वर्ष से कम आयु के हैं उनको जरूर करवाइए, और जो प्रतियोगिता होगी क्विज वाला उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और ये राशि जीतने का मौका पाइए। अपने सहपाठियों दोस्तों को जरूर बतलाइएगा। ठीक है, जो खास करके आपके अनुज हैं, जो छोटे हैं, खास करके उनको जरूर शेयर कीजिएगा जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए, आरबीआई को लेकर ये तमाम बातें तो हम बतला ही चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला है? तो इनका नाम है गोविंद मोहन, अथवा विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 22 अगस्त 2024 को गोविंद मोहन ने नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं। आपको ये पूछा जाएगा भी किस कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, तो 1989 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और उन्होंने नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। इनसे पहले अजय कुमार भल्ला इस पद पर कार्यरत थे। हालांकि इससे पहले गोविंद मोहन की बात करें तो केंद्रीय संस्कृति सचिव के पद पर वो कार्यरत थे। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर मतलब 3-4 पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, बस यहीं पर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर 11वें प्रश्न पे कि हाल ही में किस मिशन के तहत भारत ने 1000 जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट खरीदने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया है? देखिए, आपको ध्यान रखना, ये जो मिशन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया एआई मिशन। और ये मिशन बहुत पहले ही शुरू हुआ था, वो भी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल इसी के तहत ये जीपीयू खरीदने की मतलब जो निविदा है उसको अंतिम रूप दिया गया है, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 1000 जीपीयू खरीदने के टेंडर को मंजूरी दिया है। यह इंडिया एआई मिशन का एक प्रकार से हिस्सा है। देखिए, इंडिया एआई मिशन की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार की इस मिशन का उद्देश्य भारत में एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना, साथ साथ स्टार्टअप और शोधकर्ताओं आदि को समर्थन देना है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत हुई थी। और रिसेंटली मार्च 2024 में ये ध्यान रखिएगा 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई थी, ये इंडिया एआई मिशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए बजट का जो मतलब मंजूरी दिया गया था, ये कितनी राशि है, तो 10,371.92 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 19 अगस्त 2024 को विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया बन्यास मोरेरा का 117 वर्ष और 168 दिन की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश की थी? हालांकि उनका जन्म हुआ था स्पेन में, तो इस वजह से हम स्पेन ही इसका करेक्ट आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास अमेरिका का भी नागरिकता था। अमेरिका में ही इनका अभी हाल ही में 19 अगस्त को निधन हुआ। लेकिन ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के थी, कहाँ जन्म हुआ था, तो स्पेन में। और ओवरऑल दोनों देशों की नागरिकता इनके पास थी। ठीक है, तो विकल्पों के आधार पर अगर संभवतः ये पूछा जाए तो इस तरह से आंसर का चुनाव आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दिया है? डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तमाम बातें हमने आपको बतलाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें जरूर बताइए। और जो लोग अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इस वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ साथ आप चाहें तो अगर मूल रूप से बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस वाले कोर्स को प्रेफर कीजिएगा। ये वाले कोर्स में आपको और भी कई सारे मतलब एक प्रकार से देखें आपके बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए कंप्लीट पैकेज हम आपको देने वाले हैं, जिसमें नोट्स होंगे, आपके करंट अफेयर्स आदि के सिलेबस आधारित होंगे, और टेस्ट सीरीज होंगे, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीजें इसी में आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए नाम मात्र की फी पे उपलब्ध है। आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।